सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज का सेशन इंशाल्लाह हम लोग डाटा प्री प्रोसेसिंग के ऊपर करने वाले हैं और मैं पांडास का एक रिकैप भी देने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सबसे पहले मैं रिकैप करवाता हूँ जो जो हमने किया है। थोड़ा सा गैप आ गया था ड्यू टू शब मेराज एंड ऑल। सो लेट्स हैव अ रिकैप फर्स्ट. So we start from Python fundamentals. We then go towards the data analysis and visualization. So Python fundamentals में हमने basics of Python सारी cover की थी कि किस क्या क्या basics हमारी like collections क्या होते हैं, loops क्या होते हैं, for loop, while loop कैसे लिखते हैं, etc etc. सो आई होप ये सबको क्लियर हो, बट अभी भी अगर किसी को क्वेरीज है तो वो डिस्कॉर्ड पे हमारी कम्युनिटी अच्छी खासी बिल्ड हो गई है तो वहाँ भी पूछ सकता है। और जो कि ये कोर्स का लिंक नबील ने शेयर किया था इम्पॉर्टेंट लिंक में, यूज़फुल रिसोर्सेज में, सो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ये वाला। सो ये यूडेमी का कोर्स है, ये मैंने ही बनाया था कुछ महीने पहले। सो इट्स फ्री एंड इट्स इन उर्दू लैंग्वेज एज वेल, सो यू गाइस कैन फील फ्री टू ज्वाइन। ठीक है, ये तो हो गया पाइथन कहानी। अब दूसरा है डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन। सो इसके लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज हैं वो है पांडास, नंपाई और जो ईडीए के लिए हमजा ने कवर करवाई जिसके अंदर मैटप्लॉट और सीबॉन लाइब्रेरीज थी। सो आई होप वो ईडीए वाली नोटबुक आपको अच्छी खासी, या नहीं भी तो एटलीस्ट आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन से ग्राफ हम यूज़ करते हैं फॉर विजुअलाइजेशन, लाइक लाइन ग्राफ क्या होते हैं, स्कैटर प्लॉट्स क्या होते हैं, और डिफरेंट तरीके के कौन कौन से ग्राफ्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं प्लॉटिंग के लिए। ठीक है जी, आज हम लोग पांडास से शुरू करेंगे और फिर वी विल गो टुवर्ड्स दी प्री प्रोसेसिंग पार्ट। प्री प्रोसेसिंग का मैं इंट्रो में दूंगा बाद में, बट लेट्स हैव अ लाइक पांडास और पांडास का रिकैप कर लेते हैं पहले ताकि सब एक पेज पे आ जाए। ठीक है जी, ईडीए अगर मैं रिकैप करूं थोड़ा सा, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। सो ईडीए वो ये था कि उसमें हम लोग पैटर्न्स पता करते थे कि कौन कौन से कॉलम्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और किस किस का जो हमारा टारगेट लेबल है। टारगेट लेबल से आप ये मुराद करें कि जैसे ही डाटा लाइक डाटा साइंस में हम कोई चीज़ प्रिडिक्ट करने वाले होते हैं, लाइक फ्यूचर सेल्स प्रिडिक्ट करने वाले होते हैं या कोई फ्यूचर मौसम प्रिडिक्ट करने वाले होते हैं। सो ऑन द बेसिस उसे ऑफ, जूम कर दो थोड़ा सा। जी जी मैं कर देता हूँ। सो मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं कर देता हूँ। सो ईडीए से हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स या कौन कौन से कॉलम्स जो है वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, किस 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 की डिपेंडेंसी ज़रूरी है और किस किस को हम रिड्यूस या निगलेक्ट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। सो ईडीए का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने। अब पांडास पे आते हैं। काफ़ी यस। ओके ग्रेट। सो पांडास का ये पांडास और नमपाई बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं। नमपाई पांडास जो है वो नमपाई की बेस पे ही एक लेयर ऊपर टॉप लेयर पे बना हुआ है। सो नमपाई को हम बेसिकली मैट्रिसेस और साइंटिफिक कैलकुलेशंस और इस पर्पस इसके लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। पांडास क्योंकि डाटा एनालिसिस और आपका विजुअलाइजेशन सब चीज़ों में हेल्पफुल रहता है और काफ़ी आसान भी है एज अ स्टार्टर एज वेल एज अ बिगनर। सो वी फोकस ऑन पांडास। सो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ ये दोनों लाइब्रेरीज। इंपोर्ट का आपको सीन पता चल गया होगा किस तरह करते हैं। अगर हमें किसी लाइब्रेरी का वर्जन देखना है, वर्जन से मुराद ये कि जब भी आप लाइक शेयर करेंगे आगे जाके अपना कोड, सो आपका और आपके पेयर या आपके जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ जो वर्जन है वो मैच करना बड़ा ज़रूरी है। सो वर्जन को कैसे प्रिंट करते हैं, वो ऐसे प्रिंट करते हैं कि दो दो दफ़ा ये हैश अंडरस्कोर साइन आप यूज़ करेंगे, इसके बाद वर्जन लिखेंगे एंड देन दो दफ़ा अंडरस्कोर साइन, और वो आपको करंट वर्जन जो पांडास का है वो रिटर्न कर देगा। ये नोटबुक को किसी को साथ साथ प्रैक्टिस करनी है तो मैंने अपलोड कर दी है गिटहब पे भी, सो यू कैन चेक इट आउट। और वहाँ पर डाटा सेट भी अवेलेबल है जो कि आज यूज़ होगा। ठीक है जी। सो पांडास का इंट्रो ये है कि पांडास एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है विच इज़ बिल्ट ऑन टॉप ऑफ नमपाई। पांडास बहुत ही ईजी वे में हमें जो बड़े बड़े डाटा सेट्स हैं उनको आसानी से रीड करने में और उसके ऊपर फंक्शंस अप्लाई करके उसको इन्हांस करने में मदद करता है। सो पांडास का एक छोटा सा ये इंट्रो था। पांडास के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है सीरीज़ और एक है डाटा फ्रेम। सीरीज़ को आप ऐसे समझेंगे, सीरीज़ जो है एक वन डायमेंशनल लेबल एरे है दैट आर केपेबल ऑफ होल्डिंग एनी डाटा टाइप वैल्यू। सो ये एक लिस्ट है, लिस्ट कह लें इसको, एरे कह लें, जैसा भी ठीक लगे। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट डाटा टाइप की वैल्यूज़ हैं और मैंने सिर्फ पी डॉट सीरीज कॉल की है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी डॉट सीरीज कॉल किया, उसके अंदर अपनी
अपनी लिस्ट पास करूँगा तो वो मुझे लिस्ट में सीरीज़ में कन्वर्ट करके दे देगा उस लिस्ट को। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो अब मेरे पास 5 एलिमेंट्स की लिस्ट है जिसके अंदर मेरे पास इंडेक्सिंग भी अवेलेबल है। सो पांडास का ये भी एक एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू नमपाई कि वो हमें इंडेक्सिंग की भी फंक्शनैलिटी दे देता है। लाइक इसने ऑटोमेटिकली ए को 0 असाइन कर दिया, बी को 1, सी को 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी टाइप कैसे प्रिंट करेंगे? जिस तरह हम पहले करते थे, टाइप कॉल करते थे। टाइप से मुझे पता चल गया ये सीरीज़ का ऑब्जेक्ट है, सीरीज़ का इसकी टाइप है, सीरीज़ टाइप है। ठीक है, अब ये एक नंपाई एरे है, ये मैंने प्रिंट करवाया। अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ सीरीज़ में। सो सेम गोस जिस तरह हम पहले पहले किया था, किस तरह एक लिस्ट ली थी सबसे पहले, उसको हमने सीरीज़ में कन्वर्ट किया था, और अभी मैं एक np.numpy का एक एरे बना रहा हूँ और उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ सीरीज़ में। सो ये एक छोटा सा सवाल कोडिंग जवाब बेस इंटर्नशिप या आगे जाके जब आप सीवीज़ के थ्रू आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें भी आपको ये बेसिस आनी चाहिए कि सीरीज़ और डाटा फ्रेम में फ़र्क क्या है। तो सीरीज़ हो गया हमारे पास 1D लेवल डाटा जो कि आपको कंटेन कर सकता है एनी डाटा टाइप वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज़ आपका। अब सीरीज़ का ये है कि ये जो इंडेक्सिंग है 0 1 2 3, इसको आप अपनी खुद के लिए उसको आप इन्हांस भी कर सकते हैं, उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? सीरीज़ का एक और पैरामीटर है, जहाँ पहले मैं एरे दे रहा था, ये नंपाई एरे, अब मैं एक इंडेक्स का एक लिस्ट भी पास कर रहा हूँ। इसकी लेंथ और जो मेरे पास एरे की लेंथ है नंपाई, उसकी जो लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ 5 नाम दे दिए हैं और उसके 5 स्कोर्स हैं। तो जैसे ही मैं इसको चलाऊँगा तो अब इंडेक्सिंग 0 1 2 से हट के मेरे पास हो गई सारा, बॉब, एलेक्स, डैन एंड नैन्सी, और सबकी एक एक वैल्यूज़ एसोसिएट है। सो इस तरह हम लोग हमने ये भी सीख लिया कि किस तरह हम लिस्ट से सीरीज़ बना सकते हैं, किस तरह हम एन बाय नंपाई एरे से सीरीज़ बना सकते हैं, और किस तरह हम इंडेक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को सवाल नहीं है? गुड। सो अब आगे जाके हम ये देखेंगे कि किस तरह हम इसकी वैल्यूज़ और इंडेक्स को प्रिंट करवा सकते हैं, बिकॉज आगे जाके जब हम लूप्स पे जाएंगे तो हमें इनकी वैल्यूज़ और इंडेक्स से काम पड़ेगा। सो सीरीज़ की वैल्यूज़ प्रिंट कराने के लिए डॉट वैल्यूज़ यूज़ होती है और इंडेक्स प्रिंट कराने के लिए डॉट इंडेक्स। सो जस्ट आप लिखेंगे डॉट और वैल्यूज़ लिखेंगे तो आपको इसकी वैल्यूज़ पता चल जाएंगी, जो भी वैल्यूज़ हैं, और इंडेक्स प्रिंट करेंगे तो आपको तमाम इंडेक्स पता चल जाएंगे। सो अब प्रिंट करवाने का एक तरीका है, ये लिस्ट में भी आपने देखा होगा, अब ये सीरीज़ में भी वैसे ही हम लोग प्रिंट करवाएंगे। सो अब मैं 1 से लेके 3 तक प्रिंट करवाऊंगा, लेकिन ये मुझे 1 और 2 का वैल्यूज़ ला के देगा, लाइक बॉब और एलेक्स। सो जस्ट एक सेकंड, ये रही मेरे पास सीरीज़, और ये रहा 1 से लेके 3, तो मतलब इसने 2 1 2 प्रिंट किया है और इसने 3 प्रिंट नहीं किया, बिकॉज ये एक्सप्लिसिट के वे में चलता है। एक्सप्लिसिट से मुराद ये है कि ये जो लास्ट इंडेक्स होता है, लाइक जो ये 3 है उसको -1 कर देता है और 1 और 2 की वैल्यू हमें दे देता है। तो अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये मुझे फर्स्ट 3 की दे देगा, सारा, बॉब और एलेक्स। तो इस तरह आप प्रिंट करवा सकते हैं। सो अच्छा, अब थोड़ा सा एक एनहांस वे में चलते हैं। ये भी एक प्रिंट करवाने का तरीका है। इसके अंदर बस मैंने एक लिस्ट पास कर रहा हूँ और उसको मैं ये बोल रहा हूँ कि 0 से 4 तक चलो, लेकिन 2 2 के वक्फे से। सो उसने पहले सारा प्रिंट किया, उसके बाद एक छोड़ा, एलेक्स प्रिंट किया, फिर डैन छोड़ा, देन नैन्सी प्रिंट किया। सो अगर हम कोई ऐसा इंडेक्स दे देंगे जो नहीं है, लाइक 7 और 8, तो ये इंडेक्स एरर का एरर दे देगा। सेम गोज़, ये भी एक प्रिंट करवाने का वे है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कुछ नहीं दिया, तो डिफ़ॉल्ट वे में वो 0 से स्टार्ट करेगा और ये 3 तक जाएगा, लेकिन 0 1 2 की वैल्यूज़ प्रिंट करेगा। तो ये एक सीरीज़ तक का किस तरह हम डाटा रिट्रीव करवा सकते हैं, किस तरह हम सीरीज़ बना सकते हैं, ये एक पार्ट हो गया हमारा। ठीक है जी। अब जिस तरह लास्ट क्लास में या उससे लास्ट क्लास में उज़ैर ने करवाया था, उसने शेप प्रिंट करवाया था बेसिकली, और टोटल साइज़ प्रिंट कराया था। सो 5 वैल्यूज़ हैं, तो डॉट साइज़ से मुझे पता चल गया कि इस सीरीज़ में 5 वैल्यूज़ मौजूद हैं। इसके बाद शेप से मुझे ये पता चल रहा है कि कितने लाइक रॉज और कॉलम्स हैं। सो सीरीज़ में याद रखना एक ही कॉलम होगा और मल्टी और रॉज बेतहाशा हो सकती हैं। सो इसके अंदर 5 रॉज हैं और 1 को वो नहीं लिखता है, तो हम लोग एज अ
लाइक समझने के लिए इसको एज अ वन कंसिडर करेंगे। डायमेंशन 1 है और डेटा टाइप इंटीजर है बिकॉज सारी वैल्यूज़ इंटीजर है। ठीक है जी। ये भी एक लाइक प्रिंट करवाने का तरीका है। सो ये मैं स्क्रिप्ट करूँगा और मैं जाऊँगा एक और वे में जिस तरह हम डिक्शनरी से सीरीज़ कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ तक कोई सवाल? एक सवाल आया हुआ है। जी जी। इस क्या है? एरे और सीरीज की कंपैरिजन, सॉरी। एरे और सीरीज की कंपैरिजन को पूछ रहा था। एरे और सीरीज, एरेज को डिफरेंस ये है कि सीरीज जो है एक वन डायमेंशनल वे में हम लोग लिख सकते हैं, और जो एरे में ऐसे कंपेयर करें तो वो इंडेक्सिंग की वैल्यू, इंडेक्सिंग की लाइक फंक्शनैलिटी नहीं देता है जो कि हमें सीरीज पास नहीं दे सकता है। सो व्हेन वी हैव अ लार्जर सीरीज और एरे तो उसके अंदर इंडेक्सिंग याद रखना सबकी मुश्किल है, जो कि एज़ कम्पेयर टू अब सीरीज़ अगर हम करें तो ये हमें इंडेक्सिंग की फंक्शनैलिटी भी दे देता है। तो एक आसान सा मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया, बट देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन एरेज एंड सीरीज। और सीरीज पांडास का है, एरेज नमपाई में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। सो ये एक दो मेजर डिफरेंसेस हैं। ठीक है। अब मैं ये एक मैंने डिक्शनरी बनाई है जिसके अंदर मैंने पॉपुलेशन की डिक्शनरी है, अब उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ सीरीज़ के अंदर। सो बहुत ही आसान है। अब ये कैलिफोर्निया टेक्सास को एज इंडेक्स ट्रीट करेगा और उनकी जो पॉपुलेशन है उनको एज अ वैल्यू ट्रीट करेगा। सो अगर मैं इसको सिर्फ रन करूँगा तो ये मुझे एक सीरीज़ दे देगा जिसके अंदर एक कॉलम है और इंडेक्सिंग ये है सारे उनके स्टेट्स और उनकी पॉपुलेशन। सो अब मैं अगर किसी चीज़, किसी को किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं जिस तरह हम डिक्शनरी में करते थे की किस तरह निकालते थे, उसी तरह हम सीरीज से भी इस तरह वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर जिस तरह हम 0 1 2 में चल रहे थे, अब इंडेक्सिंग क्योंकि चेंज हो गए हैं तो उसी वे में हमें काम करना है या उसी वे में हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। सो कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, इलिनॉय। सो मैंने कैलिफोर्निया से इलिनॉय तमाम तक का डाटा रिट्रीव करना है। सो मैंने लिख दिया कैलिफोर्निया कोलन इलिनॉय, ये सारे इंडेक्सेस हैं तो उसने मुझे सबकी पॉपुलेशन ला के दिखा दी। सो ये हो गया सीरीज़। डिक्शनरी से सीरीज़ कैसे बनाते हैं ये भी हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया है। तो ये नंपाई एरे को सीरीज़ में कन्वर्ट कर देगा। सो सीरीज़ का पार्ट कवर करवा दिया है। अब चलते हैं हम डेटा फ्रेम में। डेटा फ्रेम में हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होंगे। जब एक कॉलम होगा तो हम उसको सीरीज़ इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल कॉलम्स के लिए डेटा फ्रेम्स आ जाता है। सो पांडा डेटा फ्रेम इज़ अ 2 डायमेंशनल लेबल डेटा स्ट्रक्चर. So it is used for data analysis purposes, and in the following session we will be cover like Panda libraries and its use cases. So अभी हम देखेंगे किस तरह हम multiple columns को यूज़ कर सकते हैं, उसके ज़रिए डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी हम ये सब करते हैं। सो अब बेसिकली मैं पुराना वाला रन कर दूं बिकॉज वो डिपेंडेंट है इसके ऊपर। सो अब ये मेरे पास पॉपुलेशन की एक सीरीज़ थी और एक एरिया की सीरीज़ थी, अब उसको मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो अब ये हुआ है इस पी डी डॉट डेटा फ्रेम के थ्रू कि उसने पॉपुलेशन को एज अ कॉलम बना दिया है और एरिया का एक और कॉलम बना दिया है, और इसके अंदर पूरी की पूरी जो वैल्यूज़ थी वो एम्बेड कर दी हैं। और इंडेक्सेस हमारे पास पुराने वाले थे, स्टेट्स वगैरह जो कि कैलिफोर्निया, टेक्सास वगैरह थे। सो पी डी डॉट डेटा फ्रेम यूज़ होता है फॉर क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम। पी डी डॉट डेटा फ्रेम, तो जब भी डेटा फ्रेम का कोई नाम ले तो समझ जाइएगा मल्टीपल कॉलम्स की बात हो रही है, और सीरीज़ मतलब एक कॉलम। ठीक है जी। अब ये हो रहा है कि ये एक मेरे पास मल्टीपल लिस्ट है, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है एक डाटा फ्रेम में। सो लिस्ट के अंदर ये लिस्ट है, तो 3 लिस्ट है मेरे पास, 3 मल्टी लिस्ट है। तो 3 अलग लिस्ट है जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं सबके अंदर, और अब मैं उसको कन्वर्ट करूँगा एक डाटा फ्रेम में जिसके अंदर मैं कॉलम्स डिफाइन करूँगा। सबसे पहले नेम होगा, उसके बाद एज होगा और उसके बाद टाइप होगा, एनिमल की टाइप। सो ये मैंने डिफाइन की लिस्ट एंड देन आई एम कन्वर्टिंग दैट इनटू अ डाटा फ्रेम। सो उसने लिस्ट ली और लिस्ट को उसके बाद कॉलम्स लिए मुझसे और सबको नेम नेम के साथ लगा दिया ब्लेन, फिर नेम के साथ लगा दिया ल्यूसी एंड देन सिंको, एंड देन उसके सेम गोज फॉर एज एंड सेम गोज फॉर टाइप। सो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो मुझे एक डाटा फ्रेम मिल जाएगा, और बिकॉज मैंने इंडेक्सिंग इसमें नहीं डिफाइन की तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 इंटरप्रेट कर लिया और उसने 3 कॉलम्स बना दिए जिसके अंदर तीन
एक एक लिस्ट को हर रॉ में एम्बेड कर दिया। सो मेरे पास एक लिस्ट एक रॉ में कन्वर्ट हो गई है। सो इस तरह आप मल्टी लिस्ट से डाटा फ्रेम बना सकते हैं। हमने डिक्शनरी से भी देख लिया, हमने लिस्ट से भी देख लिया। सो ये एक डिफरेंट वेज हैं कि आप डाटा फ्रेम कैसे बना सकते हैं और सीरीज कैसे बना सकते हैं थ्रू डिक्शनरीज एंड लिस्ट। तो ये सब हम कवर कर चुके हैं। सो अब पर्टिकुलर वैल्यू स्पेंड करनी है किसी कॉलम की, तो मैं सिर्फ उसके कॉलम का नाम यूज़ करूँगा और डाटा फ्रेम का नाम, जैसे पैट डी एफ मैंने नाम रखा है इसका, और उसका एक कॉलम है एज, तो उसने मुझे इसकी तमाम वैल्यूज़ ला के दे दी। सेम गोज़ फॉर नेम, अगर मैं इसको नेम कर दूँगा, नेम कर दूँगा तो मुझे सारे नेम मिल जाएंगे, और टाइप कर दूँगा तो मुझे सारी टाइप्स मिल जाएंगी। अगर मैं इंडेक्सिंग, ये इंडेक्सिंग दूसरे उसका है तो इसने स्टेट्स ला के दे दिया, लेकिन अगर मैं पैट डी एफ करूँगा तो मुझे 0 1 2 ला के दे देगा कि इसका स्टार्ट ये है, इसका एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है, और इसकी स्टॉप जो है वो 3 है, बिकॉज उसके अंदर 3 वैल्यूज हैं सबके। ठीक है जी। सो अब जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि आपके डाटा एक्सप्लोरेशन में मदद देते हैं वो हैं डॉट हेड, जिससे आप शुरू की फर्स्ट 5 रोज ले आ सकते हैं। डॉट टेल जो कि आपको लास्ट 5 रोज देता है। डॉट शेप जो कि आपको बताता है कितने नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं आपके डाटा फ्रेम में। कॉलम्स, कितने कॉलम्स है, जिस तरह लास्ट में हमारे पास 3 कॉलम थे, तो डॉट कॉलम्स जो है वो आपको बता देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पैट एफ डॉट कॉलम्स करूँ तो मुझे ला के दे देगा कितने कॉलम्स में मौजूद हैं। इंडेक्सिंग, जितने भी इंडेक्सेस हैं वो आपको ला के दे देगा। ठीक है जी। सो अब किस तरह हम कॉपी बना सकते हैं, एक फंक्शनैलिटी है अपने डाटा फ्रेम की, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको डाटा फ्रेम बार बार रीयूज़ करना पड़ेगा। सो बेहतर और अच्छा वे ये है कि आप अपनी डाटा फ्रेम की कॉपी बना लें। सो एक स्टेट्स पीछे एक डाटा फ्रेम था, उसकी मुझे कॉपी बनानी थी। लास्ट मैंने पैट डी एफ यूज़ किया था, तो मैं उसकी कॉपी बना दूंगा और मैंने उसको डाटा में प्लेस कर दिया। तो अब डाटा में वही डाटा होगा जो कि पैट डी एफ में था। तो ये मुझे बार बार रीयूज़ नहीं करना पड़ेगा, मैं सिर्फ कॉपी बना के आगे यूज़ कर सकता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो नबील प्लीज़ रेस कर दीजिएगा। उज़ैर, एक सो सवाल है। जी अगर जैसे ऊपर जाना मल्टी लिस्ट पे, अगर मैं मल्टी लिस्ट वाला और यहाँ पर ब्राइन को हटा दो, अगर एक सेल डिफाइन नहीं करूंगा तो डेटा फ्रेम बन जाएगा एक वैल्यू को। इस तरह हाँ, इसलिए ये भी हटा दो, एम्प्टी स्ट्रिंग भी हटा दो, एन ए वैल्यू हटा के कंफर्म करके इनको बताना था। एक सवाल आया था। तो उसने नन लिख दिया बाय डिफॉल्ट। हाँ, बाय डिफॉल्ट ना लाता था। सही है, ये किसका सवाल था? अहमद का सवाल था। आई होप इट सर आंसर्स। जब लेकिन वो अरेंजमेंट खराब हो गई, फिर वो 10 देखे नेम भी अंदर अंडर जी आ जी जी, गया। क्योंकि हम डाटा फ्रेम बना रहे हैं तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा जिस तरह हम डाटा फ्रेम या जिस तरह हम लिस्ट में वैल्यूज़ डाल रहे हैं उसी तरह हम उसको कॉलम्स में भी एम्बेड करें, ताकि सब एक कॉलम सही इंटरप्रेट कर रहा हो उस वैल्यूज़ को। अगर अभी मैं देखूं तो नेम के अंदर 10 एक मिस इंटरप्रेट वैल्यू है जो कि मुझे कुछ कन्वे नहीं करा है कि ये क्या है इसका मतलब। सो जब भी आप डाटा फ्रेम बना रहे होंगे तो ये दिमाग में रखिएगा कि जो आप वैल्यूज़ या जो भी आप लिस्ट बना रहे हैं उसी हिसाब से आप कॉलम के नाम रखिएगा, जिस तरह ये मैंने कॉलम्स के नाम उसी हिसाब से रखे। अगर आप कुछ नहीं देंगे, एम्प्टी देंगे, जिस तरह मैंने लास्ट किया तो ये नन दे देगा बेसिकली। ठीक है जी। सो कंटिन्यू करते हैं। हम थे कॉपी पे, कॉपी डॉट कॉपी आप कॉल करेंगे तो कॉपी हो जाएगी आपकी डाटा फ्रेम की। टाइप से आपको पता चल गया आपकी डाटा फ्रेम की टाइप क्या है। ठीक है जी। अब ये क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टेट्स का अपना डाटा फ्रेम, तो मैं स्टेट्स को कॉल करूँगा। स्टेट्स मेरा यहाँ पे स्टेट्स के कॉलम आ गए। देन किसी कॉलम की वैल्यू स्पेंड करानी तो वो आ गई। सेम गोज फॉर दिस। अब चलते हैं हम। ठीक है जी। डाटा के अंदर हमारे पास स्टेट की पॉपुलेशन और एरिया पड़ा हुआ है। अब हमें एक नया कॉलम बनाना है। सो एक नया कॉलम एरिया के बाद डेंसिटी का मैं बनाने जा रहा हूँ, तो उसमें ये करूँगा कि मैं डाटा का पॉपुलेशन लूँगा लाइक दिस। ठीक है जी। ये आ गए मेरे पास तमाम पॉपुलेशन की वैल्यूज़, और उसके बाद फिर मैं लूँगा डाटा का एरिया की वैल्यूज़। मुझे एक नया कॉलम बनाना है। तो पांडास की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि वो उसको बताना नहीं पड़ता कि आप रॉ बाय रॉ एक चलो और सबको एक एक वैल्यूज़ को कैलकुलेट करो। जस्ट मैं डिफाइन करूँगा कि डाटा
पॉपुलेशन डिवाइड बाय डाटा एरिया, तो मुझे उसको एक एक करके वो इसको लेगा, एक एक वैल्यू को, और उसको डिवाइड कर देगा एरिया से, और उसको सर ये वाली बात नहीं समझ आई सर। अच्छा, मेरे पास एक स्टेट्स का डाटा फ्रेम है, ठीक है, ये स्टेट्स का डाटा फ्रेम है, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास दो कॉलम है, पॉपुलेशन और एरिया। अब मैं एक तीसरा कॉलम बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है डेंसिटी, ठीक है। अब पाइथन ये करेगा कि मैं उसको सिर्फ ये दूंगा कि डेंसिटी की पॉपुलेशन पे जाओ और डेंसिटी के एरिया पे जाओ और उसकी एक एक करके वैल्यूज़ डिवाइड कर दो। लाइक पॉपुलेशन को डिवाइड करो एरिया से, कैलिफोर्निया का रिजल्ट आ जाएगा, फिर पॉपुलेशन को डिवाइड करो एरिया से, तो टेक्सास का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रॉ बाय रॉ मुझे चलाना है उसको। सो देखें आप ये अब कैसे कर रहा हूँ मैंने सिर्फ ये किया है और उसने एक नया लाइक मैंने इसकी पॉपुलेशन को कॉल किया एंड देन डिवाइड किया उसको एरिया से, तो मुझे डेंसिटी मिल गई और मैंने उसको डेंसिटी का नया कॉलम उसके अंदर एम्बेड कर दिया। कुछ नहीं मुझे डिफाइन करना पड़ा कि एक नया कॉलम बनाना है मुझे। मैं सिर्फ गया, मैंने सिर्फ वैल्यू एक्सट्रैक्ट की जो कि एग्जिस्टिंग कॉलम है की वैल्यूज़ है वो, जिस तरह पॉपुलेशन है उसको डिवाइड किया, एग्जिस्टिंग कॉलम है एरिया उसकी वैल्यू से, और मैंने एक तीसरा नया कॉलम में उसकी वैल्यूज़ इंसर्ट करवा दी और खुद ब खुद ये काम हो गया। जिस तरह हम डिक्शनरी में एक नई वैल्यूज़ बनाते थे, तो जिस तरह अगर ये मेरे पास एक माय डिक्शनरी है तो उसकी एक नई की बनानी होती थी, तो मैं ये करता था ना कि कुछ भी वैल्यूज़ देती 25 या 45, तो एक नई की बन जाती थी एज के नाम से और उसकी वैल्यू थी 845। इसी तरह वो डेंसिटी का काम भी इसी तरह चल रहा है। वो बारी बारी पॉपुलेशन उठाएगा, एरिया उठाएगा, उसको डिवाइड करेगा, उसकी वैल्यूज़ डेंसिटी में सेव करवा देगा, और एट दी एंड हमारे पास अब 3 कॉलम्स हैं, पॉपुलेशन, एरिया, डेंसिटी। सो यहाँ तक कोई सवाल जो पूछ रहा तो मसला तो नहीं है? यस सर, नहीं थैंक्स अ लॉट। गुड, ठीक है। अब वैल्यूज से मेरे पास तमाम वैल्यूज आ गई। ये एक्सपोनेंट में इसने बाय डिफॉल्ट लिख देता है तो इसका परेशानी हुई है। शेप मुझे देखनी है तो मेरे पास अब 5 रॉज हैं, 1 2 3 4 5 और 3, और इसकी जो शेप है वो है, ओ सॉरी, इसकी जो शेप है वो 3 कॉलम्स हैं, तो मेरे पास 5 रॉज और 3 कॉलम्स, ये हो गया। ठीक है जी, कॉपी या डाटा फ्रेम ये याद रखना, तो ये मैंने वापस से लिख दिया। अब हम एक आयरस डेटा सेट को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ किस तरह एक डेटा सेट को लोड करते हैं और उसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं डाटा फ्रेम में। फिर मैं एक सवाल करूँगा, उसके लिए 1 मिनट होगा, आप लोगों के पास जवाब देने का। ठीक है जी, ये एक एग्जिस्टिंग एसक्यूएल लर्न लाइब्रेरी है जो कि इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। उसका एक डेटा सेट है लोड आयरस। आयरस एक डेटा सेट है इसके अंदर फूलों के ऊपर एक पूरा डेटा सेट है, उनकी वैल्यूज़ हैं। 4 किस्म के फूलों के हैं और उनकी मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज़ हैं। सो मेरे पास लोड करने का जो फंक्शन है वो है लोड आयरस, उससे मेरे पास ये डेटा सेट आ गया। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 150 रॉज हैं अराउंड इसके। सो थोड़ा सा रुक जाते हैं। कोई सवाल तो पूछ लेना जब तक ये चल रहा है। ठीक है, आ गया। अरे एसक्यूएल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी जी जी, सर ये इसको अलाइन क्यों नहीं आ रहा सर? जैसे हम लोग पहले कर रहे थे सब चीजें अलाइंड आ रही थी ना, लाइन कॉलम मतलब और रोज। ये जो अभी आया ये, यस सर। हाँ मैं बता रहा हूँ सबर। ठीक है, अच्छा तो सीन ये हुआ है कि इसको इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल आप यूज़ करेंगे, और साइकिट लर्न की लाइब्रेरी है SCIKIT, तो वो नबील उसका लिंक शेयर कर देना, तो पिप इंस्टॉल करेंगे, साइकिट लर्न लिखेंगे तो वो इंस्टॉल हाँ हो मैं जाएगा। कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब उसका एक डेटा सेट है एग्जिस्टिंग, ठीक है, उसका एक डेटा सेट है जिसका नाम है लोड आयरस। अब मैं लोड आयरस को लोड आयरस के फंक्शन के थ्रू लोड कर लिया ये पूरा डेटा सेट। ठीक है, अभी आप देखिएगा ये स्टार्ट किस तरह हो रहा है। ये मतलब ये डिक्शनरी है। अब डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल चीज़ है हमारे पास, मतलब डिक्शनरी की एक की है डाटा जिसके अंदर एक पूरा एरे है जिसके अंदर मल्टीपल लिस्ट है। ठीक है, ये 150 के आसपास है। ठीक है, इसी तरह एक टारगेट की है जिसके अंदर ये है। ये तब समझ आएगा जब आप डाटा मॉडलिंग पे जाएंगे। बेसिकली ये वैल्यूज यूज़ होती हैं ट्रेनिंग के लिए, और ये वैल्यूज़ यूज़ होती हैं प्रिडिक्शन के लिए। ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं। ठीक है, अभी फोकस ये है कि हमारे पास एक डिक्शनरी है रिटर्न की है लोड आयरस ने, जिसके अंदर एक डाटा है, एक टारगेट है की के नाम से, और उसके अंदर कुछ एरे ऑफ वैल्यूज़ हैं। इसी तरह अलग अलग टारगेट नेम्स हैं, सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका, तो ये इसके नाम हैं, फूलों के नाम। ठीक है, और
वो मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये मेरे पास लोड आयरस से ये आया है। अब मैं एक स्पेसिफिक चीज़ें उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है, लाइक कीज़ की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। सो अब मैं इस पर्टिकुलर जगह पे ये कर रहा हूँ कि मैं डॉट डाटा का जो की वैल्यूज़ है उसको मैं डाटा में सेव कर रहा हूँ, और फीचर नाम मतलब ये जो 3 नाम थे ना, ये सिटोसा वगैरह, सॉरी सेपल लेंथ वगैरह, ये हमारे पास इधर ही है, ढूंढना पड़ेगा, काफ़ी इधर ही है, बट इसकी भी एक की ये रही। तो ये फीचर नाम है, मतलब ये 4 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, और ये 4 फीचर्स हैं जो कि इस डाटा सेट को बेसिकली इंटरप्रिटेशन और इसके लिए यूज़ हो रहे हैं। सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, और इसी की वैल्यूज़ हैं जो कि आपको यहाँ दिख रही हैं, मतलब ये सेपल लेंथ है, ये सेपल विड्थ है, और ये वगैरह वगैरह 4 वैल्यूज़ हैं और 4 नाम हैं। तो अब मुझे उसको सेव करना है, मतलब फीचर नाम्स को मैं कॉलम्स में सेव कर रहा हूँ, और डाटा के जो वैल्यूज़ हैं तमाम उसको मैं डाटा के वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ। सो अब मेरे पास कॉलम्स में कॉलम के नाम आ गए, और डाटा में एक नमपाई का मल्टी डायमेंशनल एरे बन चुका है। ठीक है, अब मैं उसको कन्वर्ट करने वाला हूँ डाटा फ्रेम में। अब जाके डाटा फ्रेम में कन्वर्ट होगा, बिकॉज अब मेरे पास एक डाटा है और उसके कॉलम्स के नाम भी हैं। अब देखिएगा कॉलम्स के नाम 4 हैं, तो 4 ही वैल्यूज़ सर हैं। ये डायरेक्टली क्यों नहीं होता सर, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीज़न ये है बिकॉज इस तरह आपको लोड, जब आप लोड करते हैं ना कोई चीज़, तो एसके लर्न वालों ने ये बिल्ट इन ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए सेग्रीगेटेड कैटेगराइज करके रखी हैं कि डाटा के अंदर सारी वैल्यूज़ हैं, और उसके बाद आपका फीचर नाम है। बेसिकली ये जो डाटा सेट्स हैं ये इन्फॉर्मेशन भी देते हैं आपको कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, आप ऐसे ही यूज़ नहीं करते इस पूरे डाटा सेट को। और जैसे जैसे अब आगे जाएंगे तो हम जिस तरह लोड करेंगे ना कोई फाइल, किसी एक्सेल की फाइल को, तो उसको उसके बाद वो डाटा फ्रेम में कन्वर्ट होगी। एक्सेल। सर ये सर मैं क्वेश्चन करने आया था। मैंने एक सीवीएस फाइल डाउनलोड की थी इंटरनेट से। फिर जब मैंने उसको जब जो है वो मैं हम लोग ने जैसे लोड करना सीखा था ना पहले पांडास में, जी जी। जब मैं लोड किया था तो वो इस फॉर्मेट में आ रही थी, उस टाइम नहीं आई थी जैसे हम लोग जब पढ़ लेते तब आई थी। अब बेसिकली एसकेएलएन वालों ने इसको डिक्शनरी के फॉर्मेट में इसलिए रखा है बिकॉज इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को उनको एक लाइब्रेरी बनाते हैं जब, तो हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होती है कि ये चीज़ जो बनाई है क्यों बनाई है, किस पर्पज़ के लिए बनाई है। तो इसने एक मल्टी डायमेंशन एरे बनाया है, उसके बाद उसके नाम लिखे हैं, उसके बाद उसके फीचर एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं, फिर वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है वो डिफाइन किया है। तो ये जब आप लोड करते हो ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है, और फिर उसमें से आप अपने काम की इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि अभी हमने ये किया है, हमने सर डेटा लिया। जी जी। सर एक सेकंड ऊपर करेंगे इसको। हम्म सर अगर हम ये आईरिस डॉट टू फ्रेम कर देते तो हम्म फिर ये डायरेक्ट डेटा फ्रेम में कन्वर्ट नहीं हो सकता? नहीं हो सकता ना, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ डाटा नहीं है ना, इसके नीचे अब आप जाएं तो इसके अंदर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग भी लिखा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास ये मल्टी लाइंस भी लिखी हुई हैं जो कि पढ़नी पड़ेंगी, इतनी सारी इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है कि किस पर्पज़ के लिए कब जनरेट हुआ था तब की इंफॉर्मेशन भी लिखी है। तो ये सारी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है जो कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए काम की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लो, जो कि हमने ये 2 वेरिएबल्स के थ्रू कर ली। समझ आ गया? सर वो तो ठीक है, मतलब हमें इंफॉर्मेशन रिडंडेंट है, लेकिन जो है वो हो तो सकता है ना कन्वर्ट, या कन्वर्ट हो ही नहीं सकता? कन्वर्ट ऐसे नहीं होगा। आपको सर अपने काम के, जैसे मैंने अब डाटा को लिया तो उसने मुझे डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करके नहीं दिया, उसने मुझे अभी नंपाई एरे रिटर्न किया, बिकॉज दैट्स हाउ इट स्ट्रक्चर्स, दैट्स हाउ इट्स वैल्यूज आर इंसर्टेड। इसने एक की है जिसके अंदर एक मल्टी डायमेंशनल एरे हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको हम लेंगे फिर जाके हम डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते ओके सर, अभी मतलब मैं अगर टू फ्रेम लिखता तो यहाँ पे हैं। एरर नहीं, देगा वो? एरर देगा। ओके सर, थैंक्स अ लॉट सर। नमस्कार। ठीक है, अब हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक डाटा एक कॉलम नाम, कॉलम के नाम ये आ गए, डाटा के अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे है, पीडी डॉट डाटा फ्रेम करूँगा, अपना डाटा नाम दूंगा, कॉलम्स के अंदर कॉलम्स के नाम दूंगा, तो क्या दूँ, 150 रॉज हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गई है विथ 4 कॉलम्स। सब वैल्यूज़ को उसने एक एक करके सेपल लेंथ सेपल विथ के अंदर एम्बेड कर दिया। तो अब हमारे पास 4 कॉलम है, और हर रो में 4 वैल्यूज़ हैं। सो अब इसका अगर शेप पता करना चाहें तो ये बनेगा df डॉट शेप 150 रॉस विथ 4 कॉलम्स। अब एक छोटा सा क्विज है, 1 मिनट का टाइम है, बारी बारी 1 मिनट में मैं चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, जब तक आप लोग मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके सारे हेल्पफुल फंक्शन जो अभी ऊपर मैंने डिस्कस किए वो सारे चैट पे लिखेंगे। 1 मिनट का वक्त है, स्टार्ट कर दें आप। जितने भी हेल्पफुल फंक्शन सब लिखते हैं,
जैसे मैंने एक शेप यूज़ कर लिया है, इसके अलावा कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि डाटा फ्रेम को समझने में काम आते हैं। सो वो आप चैट पे लिखेंगे तो सीखेंगे, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। हेड टेल सही है। कॉलम की स्पेलिंग सही कर लेना। डिस्क्राइब गुड। कॉपी से डाटा फ्रेम कॉपी होगी। बेसिकली कॉपी सिर्फ आपका डाटा फ्रेम कॉपी करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। हेड जो है वो आपके एट्रीब्यूट्स लेके आएगा, टेल भी एट्रीब्यूट्स लेगा, इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, डिस्क्राइब से आपको आपके सारे मीन वैल्यूज़ मैक्सिमम वैल्यूज़ पता चलेंगे। ग्रेट गुड, चलो बेस्ट है, सबको आता है। ठीक है जी, यही काम यहाँ मैंने किया है। मैंने सबसे पहले हेड प्रिंट कराया, फिर टेल प्रिंट कराया है, जस्ट टू गेट सम इन्फॉर्मेशन। जब भी आप डाटा लोड करते हैं या डाटा बनाते हैं ना, सो उसके बारे में जानने के लिए ये सारे एट्रीब्यूट्स बहुत या ये फंक्शंस बहुत काम के हैं। सो इसलिए याद रखिएगा, इसलिए मैंने अलग अलग भी लिखा ताकि समझने में आसानी हो। सो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, लाइक कितने कॉलम्स हैं, उनकी ऑब्जेक्ट क्या है, उनकी टाइप क्या है, लाइक इसमें फ्लोट है सबकी तो वो आ गया। किसी का मीन पता करना है तो tf डॉट मीन लिखूँगा तो सब कॉलम्स का मीन आ जाएगा। अगर मैं स्पेसिफिक किसी एक कॉलम का चाह रहा हूँ तो यहाँ मैं लिखूँगा सेपल लेंथ, भी मुझे इस तरह से ये नाम है तो ये आ गया। ठीक है जी, इसको कैंसिल कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो एक कॉलम की इस तरह आप मीन भी आ जाएगा, मीडियन भी आ जाएगा और मोड भी आ जाएगा। तो ये तो था सीरीज़ और डाटा फ्रेम और किस तरह एक डाटा सेट लोड करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं एक डाटा फ्रेम में। अब चलते हैं हम एक्सट्रैक्शन पार्ट पे और डाटा प्री प्रोसेसिंग के पार्ट पे। सो टुडेज एजेंडा इज डाटा प्री प्रोसेसिंग। और डाटा प्री प्रोसेसिंग में इसके क्या ज़रूरत है, व्हाट इट डज। सो डाटा प्री प्रोसेसिंग बेसिकली आपके डाटा की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाती है। वो कैसे करती है, तीन तरीके के वेज हैं। डाटा क्लीनिंग भी है, डाटा रिडक्शन भी है और डाटा ट्रांसफॉर्मेशन भी है। डाटा क्लीनिंग को आप ऐसे समझें कि उसके अंदर हम लोग जो है वो मिसिंग डाटा जो है फॉर एग्जांपल और इनकन्सिस्टेंसी और आउटलायर इस सब को रिमूव करते हैं। रिडक्शन में मैं बताता हूँ आपको, क्लीनिंग में जो मैं बता रहा था मिसिंग का मतलब क्या है। रिडक्शन में हम आपको रिड्यूस करते हैं, लाइक ईडीए में आपने हमजा ने पढ़ाया था कि किस तरह कौन कौन से जो कॉलम्स है वो डिपेंडेंट है या कौन कौन से कॉलम एक दूसरे के लिए बेकार हैं तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये डाटा रिडक्शन में आ जाएगा। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल अब मैं आपको एक्सेल फाइल से दूंगा। सो ये एक एक्सेल फाइल है, ठीक है, ये एक कॉलम है, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। अब ये जो नैन है ना, ये पाइथन के ज़बान में ये नल वैल्यूज़ हैं, तो ये नल वैल्यूज़ को नैन के फॉर्म में लिखता है, ठीक है। तो दिस इज़ नैन और इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई वैल्यू मिसिंग है। अब ये फ्लोट का पूरा कॉलम है या ये इंटीजर का पूरा कॉलम है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, तो ये रॉन्ग डाटा है, इनकन्सिस्टेंट डाटा है ये। इसका मतलब ये कि ये डाटा क्लीन होना चाहिए। तो मिसिंग वैल्यू का मतलब समझ आ गया कि नैन का मतलब क्या है। एन ए एन को पाइथन हमेशा कोई भी डाटा किसी जगह नहीं लिखा होता तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट नैन लिख देता है। रॉन्ग डाटा मतलब कोई कि जिस कॉलम में उसकी इन्फॉर्मेशन ना हो, तो ये हो गया रॉन्ग डाटा। जी जी एक्सक्यूज बोलिए। मी सर, सर ये आपने जो है खुद ही बनाई है एक्सेल फाइल या फिर ये क्या बोलते हैं पाइथन के थ्रू बनाई है एक्सेल नहीं, ये फाइल? मैंने बनाई है एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए कि मैं मिसिंग वैल्यू से क्या मुराद है, रॉन्ग डाटा से क्या मुराद। तो ये कॉलम है नम नम बात का, कुछ भी कर रख सकते हैं, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, उसके अंदर एक नैन डाल दी है मैंने जिसके अंदर इसका मतलब है कि मिसिंग वैल्यू है, एक हार्डली डाल दी है जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस पूरे कॉलम से, तो ये रॉन्ग डाटा है, ठीक है। अब डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का जो मतलब मैं बता रहा था उसका मतलब ये है कि जिस तरह आप ये वैल्यूज़ हैं इस वैल्यूज़ को कंसिडर करें तो उसके अंदर आप देख रहे हैं कितना नंबर्स में डिफरेंस है। कोई कोई लाखों में है, कोई कोई सिर्फ 2 डिजिट की वैल्यूज़ है, कोई कोई 5-6 नंबर्स की डिजिट की फॉर्म में। सो उसको एक रेंज में लेके आना, लाइक 0-1 सबको 0.15 हो जाए, कोई कोई 0.1 हो जाए, कोई 0.02 हो जाए। तो ये इस तरह एक रेंज में लेके आने का फ़ायदा ये है कि जब हम डेटा को देते हैं या जब आप मॉडल को देते हैं डेटा समझने के लिए तो वो आसानी से समझ जाता है। जब इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन होगी ना वैल्यूज़ के दरमियान तो वो समझना बड़ा मुश्किल होगा, इंटरप्रेट करना बड़ा मुश्किल होगा, अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल होगा। सो ये सारे स्टेप्स आ जाते हैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में।
सो आई होप डाटा क्लीनिंग, रिडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन का फ़र्क समझ आ गया होगा। आज की क्लास में हम क्लीनिंग पे फोकस करने वाले हैं कि जो हमारा मिसिंग डाटा है या इनकंसिस्टेंट डाटा है वो कैसे रिमूव कर सकते हैं। आउटलायर्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आउटलायर्स का मतलब ये लोग कि ऐसी वैल्यूज़ जो बहुत कम आती है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ठट्टा का इलाका है तो वहाँ बारिशें बहुत कम होती है। सो अगर उसका डेटा सेट है हमारे पास मौसम का, वेदर का, सो उसका जो बारिशों का होगा वो आउटलायर्स ट्रीट कर सकते हैं। आउटलायर्स का एक अलग सिनेरियो भी है जो कि हम जब मॉडलिंग के पार्ट में जाएंगे वहाँ जब आ रहे होंगे तब उसको कैटर करेंगे। अभी के लिए डाटा क्लीनिंग में मिसिंग डाटा क्या होता है और उसको पाइथन में नैन कैसे लिखते हैं और लाइक नैन क्यों कंसिडर करते हैं, ये सब अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए। तो अभी कोई सवाल है तो अभी कर लो, फिर हम कोडिंग पे जाने वाले हैं। कोई सवाल नहीं है? राइट। सो सबसे पहले हम देखेंगे एलओसी और आईएलओसी। इसका मतलब एलओसी और आईएलओसी आपका बेसिकली यूज़ होते हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग योर डाटा। ठीक है, अब एक सीरीज़ में बना रहा हूँ, ठीक है, उसको ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा और उसके इंडेक्सिंग ये अजीब से मैंने लिख दी है। बताने का मकसद ये है कि जो एलओसी आईएलओसी है, जब हमारे पास थाउजेंड एंड लाखों लाइंस का लाइक फाइल्स होंगी उसके अंदर से कोई स्पेसिफिक डाटा हमें निकालना होगा। फॉर एग्जांपल यही डाटा सेट है, ठीक है, अभी 150 नहीं है, ये 1,05,000 इस तरह की तकरीबन है और हमें स्पेसिफिक सेपल विद उठानी है किसी स्पेसिफिक रॉ से। तो उसके लिए ना ये एलओसी आईएलओसी बड़े काम के हैं। तो इसलिए मैंने बहुत ही आसान सी एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि इसमें मतलब क्या है। एलओसी जो है वो लेवल बेस्ड एक्सट्रैक्शन के लिए काम आता है और आईएलओसी जो है वो आपका इंडेक्स लेवल पे फोकस ज़्यादा करता है। क्या मतलब है, पहले मैं डेफिनेशन बता दूँ। LOC is label based, which means that we have to specify the name of rows and column that we need to filter out. For example, let's say we search for the rows whose index is 1, 2 or 100. We will not get the first, second or 100 row here. Instead, we will get the results only if the name of an index are 1, 2 or 100. क्या मतलब है, घबराना नहीं अगर नहीं समझ आया तो। इसका मतलब ये है कि जैसे ये सीरीज है, ठीक है, अब इसके अंदर 1 और 100 है, ठीक है। अब मैं अगर LOC से ये ज़ीरो वैल्यू मंगाऊंगा ना तो ये मुझे ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू नहीं देगा, ये ज़ीरो जो लेबल है ना उसकी वैल्यू ला के देगा, दैट इज़ A। ठीक है, अगर मैं 1 की वैल्यू मंगाऊँ तो ये मुझे इंडेक्स नंबर 1 जो कि 9 पे लिखा हुआ है उसकी वैल्यू ला के नहीं देगा, बल्कि 1 जहाँ लिखा हुआ है जो कि I है वो ला के देगा। तो ये वैल्यू एट इंडेक्स लेबल 0 पे जो होगा उसकी वैल्यू ला के देगा। तो LOC जो है वो लेबल बेस्ड चलता है। ऑन द अदर साइड ILOC जो है वो इंटीजर इंडेक्स बेसिंग पे चलता है। सो सेम पर्पज़ है, ठीक है। अब मैं ILOC से ज़ीरो मंगा रहा हूँ तो अब ये मुझे जो ला के देगा वो ज़ीरो इंडेक्स पे जो है ना उसकी वैल्यू ला के देगा। सो आई होप ये आसान से एग्जांपल में समझ आ गया होगा LOC किस तरह काम कर रहा है और ILOC कैसे काम कर रहा है। सर तो आई जिस फिर जी जी तो फिर सर इनका डिफरेंट यूज तो नहीं हुआ, दोनों का यूज ही सेम है फिर तो। नहीं ना, देखो ILOC जो है वो इंडेक्स बेस पे चल रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ज़ीरो मंगाता हूँ तो मुझे जो U है उसकी वैल्यू मिलेगी, लाइक ज़ीरो इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है। ये सर कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ गया, लेकिन ये अगर मैं एलओसी से डायरेक्ट इंडेक्स वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ तो फिर मुझे आई एलओसी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। नहीं नहीं, देखो डिफरेंट सिनेरियोज में ना हाँ भी लग रहा होगा कि LOC से वो काम हो रहा है, बट डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट केसेस यूज़ होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमें इंडेक्स पे ज़्यादा फोकस रखते हुए कुछ वैल्यूज़ मंगानी है तो उन केसेस में आपका ILOC ज़्यादा यूज़ होता है। LOC से आई नो के काम हो जाएगा, बट ये जो है काफ़ी इंटर रिलेटेड यूसेज इनका होता है। सो अभी समझाने के लिए जस्ट फॉर द सिंपल साइड, लेबल जो है वो LOC जो है वो लेबल फोकस करता है, ILOC जो है वो इंडेक्स लेवल पे फोकस करता है। डिफरेंस आप समझ गए होंगे किस तरह, बिकॉज वो ज़ीरो लेबल को ढूंढ रहा है उधर LOC जो है, जब मैंने यहाँ ज़ीरो डिफाइन किया है, और ILOC में जब ज़ीरो डिफाइन किया तो वो इंडेक्स ज़ीरो को ढूंढने जा रहा है। सो ये एक डिफरेंस है छोटा सा। सेम गोज फॉर दिस, अगर मैं यहाँ 102 लिखा है मैंने तो ये जिस तरह मैंने इंडेक्स इसके डिफाइन किए थे तो ये 100 से लेके 2 तक जितनी भी वैल्यूज़ है वो लेके आ गया। एज़ कम्पेयर टू दिस, अगर मैं यहाँ 5 लिखूँगा तो ये मुझे फिफ्थ इंडेक्स पे जो है 0, 1, 2, 3, 4
एंड देन 5 उसकी वैल्यू ला के दिखाएगा। सो ये डिफरेंट वेज हैं आपके एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा के लिए। अब फॉर एग्जांपल ये एक डाटा फ्रेम है, ठीक है, जिसके अंदर मुख्तलिफ कॉलम्स हैं और उसकी कुछ रॉज मैंने बनाई है, ठीक है। LOC से 0 से 3 कराऊंगा, ये मुझे 0 1 2 3 तमाम रॉज आगे दे देगा, बिकॉज ये जो है लेबल इंडेक्सिंग पे चल रहा है आपका। फॉर एग्जांपल ये जो रेंज डिफाइन की है बेसिकली ये बताती है, इम्प्लिसिट रेंज डिफाइन कर रहा हूँ। इम्प्लिसिट में ये मतलब होता है कि ये -1 पे नहीं चलेगा, जिस तरह हम लिस्ट में करते थे ना, तो ये उस वे में नहीं चलेगा। अगर मैं यही काम ILOC से करूँगा तो ये मुझे सिर्फ 0 2 इंडेक्स पे जो है उसकी वैल्यूज ला के देगा। आई नो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें डीप डाइव नहीं कर रहा हूँ। इसमें मैंने काफ़ी एग्जांपल्स नोट डाउन की है, सो अगर किसी को देखनी हो तो वो देख सकता है। जो मेन कंसर्न ये है कि जब भी आप डाटा एक्सट्रैक्शन के पार्ट पे जाते हैं तो आप LOC को ज़्यादा फोकस रखते हैं और LOC से ज़्यादा वैल्यू लेके आ सकते हैं, बिकॉज वो लेबल बेस्ड चल रहा होता है। अब 0 से अगर मैं एज का मुझे निकालना है वैल्यूज़, तो मैं सिर्फ यहाँ पे कॉलम स्पेस दूंगा और अपना एज का कॉलम दे दूंगा, तो मुझे जो एज का जो 0 पे लिखा हुआ है वो ला के दे देगा। तो इस तरह आप अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो क्वेरीज हो या कुछ मसला हो तो आप पिंग कर सकते हैं, मसला नहीं, हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। बट मेन मकसद ये था किस तरह हम ILOC के थ्रू से इंट्रो दे दूँ और किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी एग्जांपल्स मैंने नोट डाउन किए, तो जो भी प्रैक्टिस करेगा तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। सर जी जी उधर आपने ILOC से लास्ट वो एक्सट्रैक्ट किए ना -1 लिख के, हम्म, तो LOC से भी कर सकते हैं? जी 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 कर सकते हैं, ठीक ठीक। ठीक है। अच्छा, अब ये डाटा सेट है, ठीक है। अगर अब मल्टीपल डेटा हो सर, जी जी मल्टीपल भी आप कर अगर सकते हैं, आराम मल्टीपल से डेटा हो, मल्टीपल भी कर सकते हैं। ये सारी एग्जांपल मैंने दी इसलिए कि मल्टीपल डाटा सेट लाइक ये जो 0 से 5 तक की रॉज लेके आ रहा है, ये सारी एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके लिए बनाई है। सो आई होप ये समझ आ रही हो, नहीं समझ सर, ना वो आए। जी जी LOC के जरिए हम एक्सेस कर रहे हैं सर, अगर उसी नाम से दूसरा मौजूद हो सर। नहीं, मैं समझा नहीं, जैसे ये कॉलम इसमें समझाओ मुझे। नहीं सर, अगर हम LOC के जरिए एक्सेस कर रहे हैं हम्म, उस डेटा फ्रेम को सर, उसी नाम से अगर कोई भी मौजूद हो सर, फिर उसी, अगर एज को कर रहे हैं, हाँ हाँ, एज को एक्सेस कर रहे हैं, एज मौजूद हो सर, फिर एज, लेकिन ये तो एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूज के लिए काम आता है। जो मुझे, या तो मैं आपका सवाल सीधे समझ नहीं पा रहा, बिकॉज अगर आपका सवाल ये है कि एज का मल्टीपल कॉलम्स का आपका सवाल है कि एक ही नाम के कॉलम्स हो, जी सर, जी सर। तो थोड़ा समझा दो अगर मैं समझ नहीं पा रहा तो। अच्छा ठीक है, छोड़िए सर। चलो ठीक है, कोई सिनेरियो बना के क्रिएट करके मुझसे सवाल कर लेना, मसला नहीं है, ठीक है। सो ये था एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट। अब चलते हैं डाटा प्रोसेसिंग क्लीनिंग की तरफ। डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर मैं जो रीड CSV कर रहा हूँ उसके अंदर ये डाटा सेट मौजूद है, ये मैंने अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं भी कर दूंगा, ये पार्ट 2 मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। रीड CSV यूज़ होता है बेसिकली कोई CSV फाइल को रीड करने के लिए। सेम गोज फॉर एक्सेल, अगर आपके पास कोई एक्सेल की फाइल है, अगर मेरे पास प्रॉपर्टी डाटा एक्सेल होता तो एक्सेल SX इसका एक्सटेंशन होता और रीड एक्सेल का फंक्शन कॉल होता, ठीक है। अब CSV डिफरेंट वेज में आती है। अब ये तो कॉमा सेपरेटेड सिंपल सी होगी, बट कुछ केसेस में डेलीमीटर टैब के जरिए भी होती है। फॉर एग्जांपल ये एक डाटा सेट है जिसको मैं अभी खोलता हूँ। अब ये जो डाटा है ना, ये टैब बेस्ड है, ये देख रहे हैं आप, टैब बेस्ड सारा वैल्यूज इसके अंदर इंसर्टेड है। सो इसको अब रीड करवाने के लिए सीन ये है कि आप देंगे अपना डाटा का URL, ठीक है, ये URL होगा आपका, ये URL दे दिया आपने। सेपरेटर जो है वो आप टैब दबाएंगे, बेसिकली आपको ये पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ते हैं। इसमें आप डिफाइन करते हैं कि आपका जो डाटा है वो कॉमा सेपरेट है या टैब बेस्ड है, तो इसमें मैंने लिख दिया टैब बेस्ड। इनकोडिंग कहीं कहीं यूज़ होता है, कहीं कहीं नहीं भी यूज़ होता है। UTF इनकोडिंग बेसिकली होता है, बेसिकली कोई कोई आपको इनकोड करके डाटा देता है, तो उस केस में आप इनकोडिंग का पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। सो एक ही फंक्शन है रीड CSV, लेकिन डिफरेंट वेज में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हम टैबलो डाटा भी रीड कर सकते हैं, हम एक्सेल डाटा भी रीड कर सकते हैं, हम कॉमा सेपरेटेड डाटा भी रीड कर सकते हैं। इस केस में सिंपल सी CSV थी, सो मुझे तो मसला नहीं हुआ और ये हमारे पास हेड का प्रिंट हो गया। सो अब जैसे आपने हेड प्रिंट कराया होगा आपको दिख गया होगा कि इसके अंदर काफ़ी गलत गलत वैल्यूज़ हैं, लाइक नैन है, ठीक है। सर और सर एक जी क्वेश्चन है,
सर ये जो मेरा यहाँ पे जो प्रिंट हुआ है ये CSV फाइल, इसको अगर मुझे जो डेटा फ्रेम में प्रिंट करवाना होता तो फिर मैं डायरेक्ट 2 फ्रेम लिख के प्रिंट करवा सकता हूँ? डिस्प्ले का फंक्शन भी यूज कर सकते हो। आई थिंक ये प्रिटी प्रिंटिंग की बात कर रहा है। डेटा फ्रेम लोड कराने का आप सवाल पूछ रहे हो या डेटा फ्रेम लोड करा लिया उसके बाद का आप पूछ रहे हो? सर ये लोड करा लिया मैंने फाइल, जैसे DF के अंदर है ना df.head, तो DF में मेरे पास फाइल लोड हो गई है। इसके बाद मुझे इसको क्या बोलते हैं डेटा फ्रेम के स्ट्रक्चर में प्रिंट करवाना है। जैसे अभी तो ये पीछे बैकग्राउंड वगैरह नहीं आया ना, वैसे कॉलम वगैरह बने हुए होते हैं। हाँ, उसके लिए प्रिटी प्रिंट इसके लिए यूज होता है, उसका आप देख लीजिएगा डिस्प्ले हाँ डिस्प्ले के फंक्शंस जो होते हैं जो कि आपके डेटा फ्रेम को प्रिटी वे में प्रिंट कर सकते हैं। सर आप एक सेकंड करके दिखा देंगे प्लीज? यार वो मुझे फंक्शंस याद नहीं है। उसे प्रिंट के बजाय वो यूज कर दो, डिस्प्ले। प्रिंट को रिमूव करो, डिस्प्ले यूज कर दो। कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा? नहीं कुछ भी नहीं, डिफॉल्ट है। और इसको प्रिंट को रिमूव कर दो। चलाओ ये। यस सर, थैंक यू। ठीक है, चलो थैंक यू नबील। ठीक है, अच्छा ये हो गया हेड प्रिंट हो गया। ठीक है, अब ये जो np.nan है ना, ये बेसिकली लिखने का मकसद ये कि ये nan है, ये पाइथन इसको nan वैल्यूज को इस तरह ट्रीट करता है। और सबसे पहला जो फंक्शन है इंपॉर्टेंट वो है is null। is null आपको ये बताता है कि आपका ये जो पूरा डाटा फ्रेम या डाटा सेट है उसके अंदर नल वैल्यूज कितनी है, या उसको आपको वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में बताता है। सो सबसे पहले मैंने ये आपको डाटा सबसे पहले एक कॉलम की वैल्यूज प्रिंट करवाई है। ठीक है, अब मैं उसके बाद इज नल कॉल करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि उसके अंदर नैन या नल वैल्यूज कितनी है। तो ये जो इज नल है ये जो नल नहीं होगी उनको फॉल्स कर देगा, और जो नैन होगी मतलब ये जो 6 नंबर पे है तो ये 6 नंबर को उसने ट्रू कर दिया। तो ये यूज़ होता है पहचानने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि आपके जो डाटा सेट है उसमें नल वैल्यूज कितनी हैं। आगे जाके जिस तरह आप ये दूसरा कॉलम है सेम इस पे भी ये काम किया, एक कॉलम्स की वैल्यू प्रिंट कराया और उसमें देखा कि कितनी नैन वैल्यूज है। तो 2 और 5 पे नैन वैल्यूज थी तो उसने 2 और 5 को ट्रू कर दिया, बाकी सबको फॉल्स लिखा बिकॉज वो नैन वैल्यूज नहीं है। सो अब मुझे ये देखना है कि मुझे सिर्फ नंबर से इसका गर्ज है, तो मैं क्या करूँगा df डॉट इज नल डॉट सम कर दूंगा। तो मुझे ये हर कॉलम के लिहाज से बता देगा कि आपकी नल वैल्यूज इतनी है। तो PID के अंदर मेरे पास एक नल वैल्यू है मतलब नैन है, ST नम के अंदर 2 हैं, नंबर ऑफ बेडरूम्स में भी 2 है, नंबर ऑफ बाथरूम में 1 है। सो अब लास्ट गुजरा था हमारे पास बेडरूम तो उसके अंदर 2 थी, तो ये वेरीफाई हो गया कि हाँ यार इसके अंदर 2 ही हैं। सो जैसे ही आप डाटा सेट रीड करते हैं तो ये सबसे हेल्पफुल फंक्शन है टू फाइंड आउट कि आपके डाटा में कितनी नल वैल्यूज हैं। अब उन नल वैल्यूज को कैटर कैसे करना है, उसके लिए यूज़ होता है ड्रॉपना। या तो आप नल जो वैल्यूज है उनको ड्रॉप कर दो सिरे से, लाइक ये जो नैन है ना, जहाँ जहाँ नैन लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो नैन लिखा हुआ है उसको आप ड्रॉप कर दो, पूरी रॉ को आप रिमूव कर दो, या आप पूरे कॉलम को रिमूव कर दो। सो ये एक अच्छी इंटरप्रिटेशन ये है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई केस सिनेरियो दूँ, अगर हमारे पास नादरा का डाटा है, ठीक है, उसके अंदर किसी का CNSC नहीं है, तो मैं उसकी पूरी रॉ को रिमूव नहीं कर सकता, कोई इजाज़त ही नहीं देगा बिकॉज इससे तो पूरा पर्सन ही रिमूव हो जाएगा अगर किसी का CNSC प्रेजेंट नहीं है। सो उस केसेस में उसको मैं किसी ऐसे किसी दूसरी लेबल से रिप्लेस कर दूंगा जिससे मुझे बस लग जाए कि यार ये एम्प्टी है या यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट होगी, और बाकी की इन्फॉर्मेशन से मैं फिर अपना भी काम चलाऊँगा। सो हर केस में ड्रॉपना अच्छा भी नहीं है, लेकिन काफ़ी केसेस में ड्रॉपना यूज़ करते हैं बिकॉज हमें नल वैल्यूज़ नहीं चाहिए होती है। सो ड्रॉपना से आप ड्रॉप कर सकते हैं। एक्सिस 0 से ये मतलब है कि एक्सिस जब आप ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, तो अब मैं इसको डिफाइन करूँगा कि क्या करता है। एक्सिस 0 का मतलब ये कि वो रॉस को टारगेट करेगा, हाउ का पैरामीटर जो है वो ये करेगा, एनी का मतलब कोई भी नल वैल्यूज हो ड्रॉप कर दो, इन प्लेस ट्रू मतलब उसी डाटा फ्रेम में, मतलब आपको सेव कराने की ज़रूरत भी नहीं है और ये उसी डाटा फ्रेम में वो चेंजेस अप्लाई कर देगा। अगर आप उसको ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है तो आपको उसको नए डाटा फ्रेम में ऐसे सेव करवाना पड़ेगा, तब जाके चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। अगर आप सिर्फ ऐसे लिखेंगे तो सिर्फ कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, सिर्फ आपको प्रिंट होकर मिल जाएगा कि आपकी वैल्यूज ड्रॉप हो चुकी हैं, लेकिन वो कोई भी नहीं होती बिकॉज उसके लिए आपको उसी डाटा फ्रेम में वो चीज़ फिर से सेव करवानी पड़ती है। सो ये था एक्सिस इज इक्वल टू 0 मतलब रॉस और एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब फॉर कॉलम्स। सो अब अगर मैं चलूँ तो मैंने DF के ऊपर ड्रॉप ना कर दिया, मतलब
तमाम जितनी भी नल वैल्यूज है ना सबको उसने रिमूव कर दिया कॉलम के बेस पे। सो मेरे पास सिर्फ एक ही कॉलम था जिसके अंदर नल वैल्यूज नहीं थी, वो था एस टी नेम सॉरी। तो सिर्फ एस टी नेम रह गया, बाकी सब एक भी थी ना उसने सबको रिमूव कर दिया, बिकॉज मैंने वन एक्स इजिकल टू वन दिया था, तो वो कॉलम्स की बेसिस पर चल रहा था। सो हर कॉलम में एक एक नैन वैल्यू है, इसमें भी नैन है, इसमें भी नैन है, इसमें भी नैन है, नीचे इसमें भी है नीचे नैन, और इसमें भी है और इसमें भी है। सिर्फ जो बचा हुआ था वो था एस टी नेम। तो जैसे ही मैंने ड्रॉप ने कॉल किया तो उसने मुझे सिर्फ यही कॉलम प्रिंट करके दे दिया। सो ड्रॉप ना समझ आ गया यहाँ तक? किसी को सवाल? सर इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू, और अगर फॉल्स करें तो इसमें क्या फर्क इन आएगा? प्लेस इक्वल टू फॉल्स करोगे तो सिर्फ आपको प्रिंट करके दिखा देगा, लेकिन आपके एग्जिस्टिंग डाटा जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। सो ठीक है मैं सर। अगर रन करूँ, मैं इसको यूज़ नहीं करता बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स ही होता है। तो इसने देखा, इसने अप्लाई कर दिया है, बट जब आपने डाटा फ्रेम प्रिंट कराया तो उसको आपको वैसे का वैसे ही मिला, बिकॉज उसने चेंजेस सेव नहीं कराए। देख रहे हो आप, इसने चेंजेस सेव नहीं किए, से आपको प्रिंट करके दिखा दिया। तो ये ठीक ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। नो इशू। ठीक है, अब ये पैरामीटर से खेलना है तो ये भी आसान है सर समझ। यहाँ पे जब मैं ड्रॉप ना प्रिंट करवाऊंगा तो उसके अंदर जिस वैल्यू में जहाँ पे जिस फील्ड में सिर्फ नन नहीं लिखा होगा सिर्फ वो वाला प्रिंट होगा। ओके सर। जैसे एस टी नेम था ना, उसके अंदर कोई नल वैल्यूज नहीं थी, सिर्फ तो जो हमारे पास रह गया वो सिर्फ एस टी नेम था, बाकी सब में कुछ ना कुछ नल वैल्यूज थी, तो उसने सबको उड़ा दिया, बिकॉज मैं कॉलम के ऊपर चल रहा हूँ, रॉस के ऊपर नहीं। ठीक है, एक्स इजिकल टू जीरो मतलब रॉस, एक्स इजिकल टू वन मतलब कॉलम्स। ये मैंने कमेंट्स में लिख दिया तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जब आप ये नोटबुक प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, एक और फंक्शन है ड्रॉप। ड्रॉप जो है वो पूरे का पूरा कॉलम उड़ा देगा। ठीक है, ड्रॉप ना नैन वैल्यूज को फोकस करेगा, इस द नैन वैल्यूज को फोकस करेगा। ड्रॉप जो है वो कॉलम को रिमूव करने के लिए यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई कॉलम नहीं चाहिए, लाइक पी आई डी नहीं चाहिए, तो मैं पी आई डी इसने उड़ा दिया, ड्रॉप किया पी आई डी किया तो उसने कॉलम उड़ा दिया। तो इस तरह आप सर ड्रॉप, यहाँ पे एक्सेस डिफाइन करना जरूरी होगा क्योंकि हमें तो पीआईडी कॉलम ही है ना हमारे पास। कभी कभी आप रॉ पे भी फोकस करते हैं तो उस केस में आप एक्सेस यूज़ करते हैं, इसलिए जब आप रॉस को फोकस करेंगे तो ये दूसरा हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब आप कॉलम्स को फोकस करेंगे तो आप वन कर देंगे उसको, पी आई डी का ये हो गया। और उस केस में आप ये डिफाइन नहीं करेंगे, आप इंडेक्स लेवल पे चल रहे होंगे। सो अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स को ड्रॉप करना है तो आप लिस्ट के अंदर डिफाइन कर देंगे, तो वो आपके मल्टीपल कॉलम्स को रिमूव कर देगा। तो ये आप टी एफ डॉट ड्रॉप जो कमेंट है उसको आप अनकमेंट करके ट्राई आउट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो डेटा सेट है मैं उसको फिर से प्रिंट कराऊंगा और फिर से लोड कराऊंगा, बिकॉज इसके अंदर कुछ अजीब सी नैन वैल्यूज हैं। तो अब ये देखना, नैन तो समझ आ गया, नैन पाइथन समझ जाएगा। ये जो एन है ना, ये नहीं समझ आएगा पाइथन को। पाइथन को ये एन समझ नहीं आएगा, और इसके अलावा एक और दो ये जो डैश डैश है ना, ये भी समझ नहीं आएगा। है तो ये एज अ ह्यूमन भी हमें तो पता है कि ये नैन वैल्यूज हैं, बट पाइथन को सिर्फ एन ही समझ आता है। तो उस केस में आप जब सी एस वी रीड कर रहे होते हैं ना, तो आप फिर से रीड करेंगे, लेकिन आप बता देंगे कि इस वैल्यूज़ को मिसिंग कीज इंटरप्रेट करें। तो अब मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर मैंने सब डिफाइन कर दिया, हार्ड कोड कर दिया, और सब में मैंने डिफाइन कर दिया कि एन स्लैश ए हो या एन ए हो या डैश डैश हो, सबको आपको नैन वैल्यू ट्रीट करना है। तो जब मैंने रीड सी एस वी किया और उसके अंदर ये ना एन ए वैल्यूज़ में मिसिंग वैल्यूज़ का अपनी लिस्ट पास की, तो उसको आप ऐसे ही लेके चलेगा। अब मैं अगर नीचे ये प्रिंट कराऊँ, तो आप देख रहे हो ये एन ए था, ये अब नैन हो गया, बिकॉज उसने समझ गया है कि मुझे इन वैल्यूज़ को भी नैन ही कंसिडर करना है। यहाँ तक किसी को सवाल समझ आ गया? चलो कुछ सर ये एनी अंडरस्कोर वैल्यूज का जो फंक्शन ये जो हम यहाँ पे दे रहे हैं पैरामीटर, ये पैरामीटर, हाँ तो ये जो है ये क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड वैल्यूज के लिए यूज होता है। जी, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, नो इशू। इज नल वापस से वही देगा, इज नल डॉट सम कर दूंगा तो मुझे तमाम वैल्यूज़ का, तमाम कॉलम्स का हिसाब से दे देगा मुझे। ठीक है जी, ये आ गया आपका कॉलम बाय कॉलम
इज ना भी यूज होता है, ठीक है। इज ना बेसिकली डॉट सम ये कर रहा है कि वो तमाम को एग्रीगेटेड आपको दे देगा। ये सबको आप प्लस करेंगे 10 बन रही होगी तो आपको 10 दे देगा। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं। और ये जो ट्रू है वो ये रिटर्न कर रहा है कि जो इज नल की तमाम जो वैल्यूज उसमें से कोई भी नल है तो मुझे फॉल्स या ट्रू में आंसर दे दो। तो इसने सिर्फ ट्रू दे दिया बिकॉज नल वैल्यूज हैं, तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। इजना का भी सेम है। अगर आपको पांडास के फंक्शंस की और डिटेल जाननी है तो एक लाइब्रेरी है, मैं शेयर कर दूंगा। तो पांडास की ही बेसिकली वेबसाइट है जिसके अंदर तमाम फंक्शंस की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। हमने तो काफ़ी ऊपर ऊपर से देखा है, बट आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं। एक एग्जांपल दी हुई है और उसके अलावा फिर कोई सवाल हो तो आप डिस्कॉर्ड पे पूछ लेना, ठीक है। अब फिलना एक और है कि हमें फिल करनी है, हमें ड्रॉप नहीं करनी नैन वैल्यूज़, हमें फिल करनी है। सो अब मैं उन नैन वैल्यूज़ को फिल करने जा रहा हूँ। तो मेरे पास ये डाटा फ्रेम थी, ठीक है। उसके अंदर मैं एस टी नम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ और उसमें जो ये नैन वैल्यूज़ है ना उसको मैं फिल करने वाला हूँ थ्रू फिलना फंक्शन। तो फिलना यूज़ होता है। अब मैं इसमें से 125 का यूज़ कर रहा हूँ। इन प्लेस मतलब उसी डाटा फ्रेम में कर दो सारी चेंजेस। तो उसने अब ये क्या किया, उसने 125 डाल दिया जहाँ जहाँ नैन वैल्यूज़ थी। यहाँ 2 पे नैन वैल्यू थी और 6 पे थी, तो उसने 2 और 6 को 125 से रिप्लेस कर दिया या फिल ना कर दिया। तो फिल ना यूज़ होता है फॉर फिलिंग योर नैन वैल्यूज़। इसको आप मीडियन मीन किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा जो एक वे है उसको प्रॉपर फिल करने का वो ये है कि आप पूरे कॉलम का मीन ले लें या पूरे कॉलम का मीडियन ले लें, उससे रिप्लेस कर दें या उससे फिल ना कर दें उसका। सो ये डिफरेंट वे है आपको नैन वैल्यू से कैटर करने के लिए, ठीक है जी। अब मैं फिल ना ज़ीरो भी कर सकता हूँ। अब इसका एक मेथड है पैडिंग का है बेसिकली। एक है बी फिल मेथड और एक है पैडिंग का मेथड। बेसिकली ये मेथड ये करता है कि अगर कोई नैन वैल्यू है कहीं तो उसको ऊपर की वैल्यू से रिप्लेस कर दे। तो मैं पैड यूज़ कर लूँगा तो वो उसको 197 को यहाँ लिख देगा 125 की जगह जो कि अभी है। और डी फिल कर दूंगा तो ये जो बैकवर्ड की वैल्यू है उससे उसको रिप्लेस कर देगा। तो फिलना के ये डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं। लाइक आप अपने ये नैन वैल्यूज़ हैं तो मैं इसको ऊपर वाली वैल्यू से रिप्लेस करवाना है या ऊपर वाली वैल्यू से फिल करना है तो मैं बी फिल या पैड यूज़ कर लूँगा। तो ये मेथड के अंदर ही आप डिफाइन करते हैं और उससे आप उसको फिल कर सकते हैं। तो ये फिलना भी हो गया आपका, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये एक डाटा फ्रेम, ये मैंने डाटा फ्रेम बनाई है 3 कॉलम्स 3 वैल्यूज़ के हिसाब से। इसके अंदर मैं रीसेट इंडेक्स कॉल करने वाला हूँ। रीसेट इंडेक्स बेसिकली क्या करेगा, आपके जो इंडेक्सेस है ना तो मैंने डिफाइन किए हुए थे वो थे ए सी ई। जब मैंने रीसेट इंडेक्स कर दिया ना तो उसने उसको रिमूव कर दिया और 012 कर दिया। तो रीसेट इंडेक्स बेसिकली आपको एक रीसेट का जो बटन है वो आपको रीसेट कर देता है। जैसे जीरो स्टॉप वॉच चली रीसेट कर दिया 0 पे आ गई, इसी तरह रीसेट जो है वो आपको वैसे ही बचपन पे ले आएगा 012 की फॉर्म में, ठीक है। तो रीसेट इंडेक्स इसलिए कॉल होता है इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। एक री इंडेक्स का भी फंक्शन है। क्या ये तो रीसेट इंडेक्स आपने कहाँ पे कॉल किया था, कौन से अपने डेटा सेट पे? ये डाटा फ्रेम है मैंने बनाया खुद से 3 लाइक डिक्शनरी है, ठीक है। उसके ऊपर उसकी बेसिस पे मैंने एक डाटा फ्रेम बनाई जिसके अंदर मैंने हार्ड कोडेड डिफाइन किया इंडेक्स और उसके बाद मैंने कॉल किया है रीसेट इंडेक्स तो उसने मुझे रीसेट इंडेक्स ला के दे दिया, ठीक है जी। तो ये डी एफ डॉट रिप्लेस रिप्लेस भी लाइक ये एक डाटा फ्रेम है, ठीक है। अब मैं उसमें जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्लेस करना है। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि 10 जो है ना उसको 44 से रिप्लेस कर दो, 60 जो है उसको 10 से रिप्लेस कर दो, 2000 जो है उसको 60 से रिप्लेस कर दो। सो बेसिकली रिप्लेस भी यूज़ होता है फॉर केटरिंग योर लाइक रिप्लेसिंग सम वैल्यूज़। सो आज के इस पूरी नोटबुक में जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे वो थे रीसेट इंडेक्स। रिप्लेस का फंक्शन तब यूज़ होता है जब आप ज़्यादातर स्ट्रिंग्स को खेल रहे होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स के आपको चेंज करना होता है। और फॉर एग्जांपल फिलना जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा इज नल है और इसके इसके बाद हमने पढ़ा ड्रॉपना। तो ये सारे जो फंक्शंस है बेसिकली आपको ये बताते हैं कि आपके जो डाटा सेट है उसके अंदर जो नैन वैल्यूज है जो मिसिंग वैल्यूज को कैसे आप कैटर करते हैं, कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उसके अगेंस्ट जो फंक्शंस है वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने डाटा को इन्हांस कर सकते हैं।
याद रखना जब डाटा साइंस की इस पूरी लाइफ साइकिल में जो डाटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग का जो स्टेप है ना, बेसिकली ये 70% ऑफ द आपका पूरा काम है। अगर डाटा ही सही नहीं होगा तो मॉडल भी सही ट्रेन नहीं होगा, और अगर मॉडल ही सही ट्रेन नहीं होगा तो आगे जाके प्रिडिक्शन गलत देगा। सो मेक श्योर कि यू स्पेंड योर सो मच एंड लाइक ज़्यादा टाइम ऑन डाटा सेट एंड डाटा क्लीनिंग। सो ये सारे जो हेल्पफुल फंक्शंस थे और जो पूरी नोटबुक थे काफ़ी काम की आएगी आपकी, बिकॉज जब आप ये इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। इसके इसमें कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, और अभी कोई सवाल हो तो यू कैन शूट। कोई है सवाल नबील? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट सर एक दफा आप रिकॉल कर सकते हैं हमने आज कौन कौन से फंक्शंस पढ़े? श्योर, लेकिन वैसे मैंने सबकी हेडिंग दे दी है तो इतना मसला नहीं होगा। मैंने सबकी हेडिंग्स दी हुई हैं, तो यही मतलब हेडिंग देने का मकसद ये है कि एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम डाटा प्री प्रोसेसिंग, लाइक इजनर हमने कवर किया, हमने ड्रॉप ना कवर किया, फिर ड्रॉप कवर किया, फिर वापस इजनर, बिकॉज वो एक डाटा सेट का ये जो नैन वैल्यूज को ट्रीट करने था, इसको कैसे कैटर करते हैं, ये एक आ गया स्टेप, ठीक है। फिर आपके पास आ गया फिलना, जब आपको नैन वैल्यूज़ को फिल करना होता है वो कैसे कर सकते हैं आप। फिर आपके आ गया रीसेट इंडेक्स। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे। ये कम हैं और भी हैं, बट वो आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो आते जाएंगे। तो लेकिन ये बेसिक फंक्शंस हैं जो कि डाटा क्लीनिंग के अंदर हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेशन जो इंशाल्लाह कल होगा उसके अंदर नबील जो है वो एक पूरा रियल लाइफ डाटा सेट उठाएगा, उसके अंदर यही फंक्शंस यूज़ हो रहे होंगे टू इम्प्रूव द डाटा क्वालिटी। सो जैसा कि मैंने बताया था कि डाटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, इट इज़ डन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डाटा, इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। और 70% ऑफ द काम जो है वो डाटा प्री प्रोसेसिंग पे ही लगता है, बिकॉज डाटा अच्छा होगा तो मॉडल अच्छा बनेगा, मॉडल अच्छा होगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। सर एक सवाल पूछ लूं? पूछना। सर वो रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स के ऊपर जो फंक्शन है ना, वो जो पीडी फील्ड जिसमें रिप्लेस कर रहे थे, वो एक बार खाली समझ नहीं आया थोड़ा सा। ये फिल ना, नहीं, इसके नीचे जो हमने रिप्लेस करे थे वैल्यू, जैसे ऊपर वाली नीचे रिप्लेस कर देंगे, इसके ऊपर, इसके ऊपर। रिप्लेस डॉट रिप्लेस वाला, हाँ, पीडी फील्ड जो तुम बता रहे थे कुछ। pd डॉट फिल, ये वाला। हाँ, ये बी फिल और पैड, हाँ ये हाँ, समझ। बेसिकली ये होता है सीन के जो मेथड्स है ना, तो ये आपका डेटा फ्रेम है, ठीक है। सही है। ठीक है, अब ये डाटा फ्रेम में अब ये वाला लेके आ रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। अब ये जब फिल ना यूज़ करूँगा ना तो ये तमाम नैन वैल्यूज़ को फिल कर देगा ज़ीरो से, देख रहे हो? सही है, नैन वैल्यूज़ सही है, ठीक है। सही है। कॉल करता हूँ। चल गया। अब जब ये मैंने पैड यूज़ किया ना, तो अब ये देखो हाँ। ऊपर यहाँ पे नैन वैल्यू थी, उसको उसने इसके ऊपर वाली वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, अच्छा, सही, ऊपर वाली ठीक वैल्यू है। से रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ, और जो बी फिल है ना, बी फिल इसी हाँ। का ही उल्टा काम करेगा। बी फिल जो है ना वो 10, यहाँ पे नैन वैल्यू है तो 106 को इधर फेंक देगा फोर्थ इंडेक्स में, अच्छा, समझ आया? नीचे वाली वैल्यू ऊपर कर नीचे देगा, वाली सही। वैल्यू को ऊपर ले आएगा। तो बी फिल जो है वो बैकवर्ड पे चलता है और पैड जो है वो फॉरवर्ड पे चलता है। तो ये एक सही। वे है आपको फिल करने का। ठीक है, सेट है, शुक्रिया। खुश। ठीक है जी, नबील कोई क्वेश्चन तो नहीं है फिर से? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, आपने ज्वाइन किया इतने शॉर्ट नोटिस पे। सो कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ लीजिएगा। रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह सून, और कोड तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा और डिस्कॉर्ड पे कम्युनिकेट कर दूंगा। और इंशाल्लाह फिर कल सेशन होगा, उसके अंदर आप नबील करेंगे इंशाल्लाह कंडक्ट। इस और नोटबुक प्रैक्टिस कर लेना ये वाली, बिकॉज कल का हाँ, सारा सेशन इसके ऊपर होगा। नोटबुक में सर इंशाल्लाह, नोटबुक और हाँ, रिकॉर्डिंग प्लीज ये नेक्स्ट सेशन से पहले अपलोड कर दिएगा नोटबुक प्लीज। तो आ जाएगी, इंशाल्लाह। सेशन भी इंशाल्लाह जल्द ही कर देंगे इंशाल्लाह, कोशिश यही है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।